स्वागत है आप सभी का मैथ्स पेडागोगी के इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी कि 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस का इस्तेमाल करना चाहिए क्लास 3rd के स्टूडेंट को समझाने के लिए। इन ऑप्शंस को मैं पढ़ करके आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन है 1/4 के प्रतीक को श्याम पट पर लिख करके। देखो, अगर हमको कुछ समझाना है, सबसे पहले उसका सिंबल हम शो नहीं करेंगे बच्चों के सामने, खास करके क्लास 3rd के बच्चों को। बी ऑप्शन है ठोस पदार्थ लेकर उसे 1/4 में बांटना। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आप स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हो तो वहां पर कंकड़ वगैरह पड़े रहते हैं, तो इस तरीके से कंकड़ उठा करके उन बच्चों को समझाना है कि ये इसका 1/4 हिस्सा है या फिर ये 4th पार्ट है। इस तरीके से कुछ समझाना उनको। तो सबसे पहले तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, सी की तरफ बढ़ते हैं कि 1/4 को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। जब आपने कंकड़ के थ्रू उनको समझा दिया, फिर आप उनको एक जो है डायग्राम को दिखाएंगे, उससे उनको ज्यादा समझ आएगा। तो एक बार हम बी को दिखाएंगे, फिर सी को दिखाएंगे, एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, उनको सिंबल शो करेंगे कि ये 1/4 इस तरीके से होता है। तो हमारा BCA जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, और तीसरे में लिखा हुआ है BCA इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सभी लोग अपने अपने आंसर लाइव चैट में लिखते रहिए। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐड हो जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कक्षा 3 के छात्र को 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। यानी कि जो क्लास 3rd का स्टूडेंट है, कुछ इस तरीके से उसने जो है मल्टीप्लाई कर दिया 16 × 25 को। बताना है ये कौन सा नियम है मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब देखो इस तरीके के नियम को सिंपल समझो। इस जैसा इस बच्चे ने किया है ना, इस नियम को हम सिंपल से कहते हैं, और बहुत से लोग काफी सही आंसर दे रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ, बिल्कुल सही बात है। तो साहचर्य का जो सिद्धांत है, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू इस तरीके से हम जो है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, लाइक बटन पे प्रेस जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टि बाधित छात्रों को आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। यानी कि जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं, उनकी आप नीड कैसे पूरी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। देखो, अगर बच्चा जो है फिजिकली चैलेंज है, वो देख नहीं पा रहा है, तो चाहे आप उनको चाहे उच्च स्तर वाले बच्चों के सामने बिठा दो, चाहे लो स्तर के, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी गई है। जो भी टीचिंग के जो स्टेप होते हैं, टीचिंग का जो तरीका होता है, उनको हम चेंज करके दूसरे बच्चों को तो हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये बच्चा देख नहीं सकता है, तो इसको हम किस तरीके से और पढ़ाएं, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके पढ़ाएं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अलग तरीके से पढ़ाने की उसको कोशिश करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, इस चीज को आप जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं पर भी अगर रटने की बात आ जाएगी, रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट जहां पर भी होगा, वो चीज हमेशा गलत होगी। और यहां पर एक ही ऑप्शन में रटने की बात की गई है, वो है कंठस्थ करना। तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे और सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। लाइक अभी भी काफी कम है, तो लाइक प्लीज सभी लोग कर दीजिएगा। वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। देखो, यहां पर भी नहीं पूछा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां पर नहीं पूछा जाए उस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना होता है। देखो, यहां पर प्रारंभिक संख्या संकल्पना की बात की जा रही है, स्टार्टिंग वैल्यू की यहां पर बात की जा रही है। तो देखो, वर्गीकरण भी आप करोगे, वर्ग समावेश भी करोगे, और कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण भी करोगे। लेकिन जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है, मेंसुरेशन की क्लास आपको पता होगी, क्लास 6, 7 वगैरह से स्टार्टिंग होती है एरिया वगैरह निकालने वाली बात, तो मेंसुरेशन नहीं पढ़ाई जा सकती। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 हमारा क्वेश्चन है कि संख्याक और संख्या यानी कि न्यूमेरल और नंबर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पर अब नहीं की बात नहीं की जा रही, यहां पर पूछ रहा है सही है। पहला है हमारा
संख्या का एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के प्रयोग में किया जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। पहला तो हमारा बी ऑप्शन है, एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि एक संख्या को बहुत अलग तरीके से भी उनको जो है लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी हमारा दोनों सही है और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, एक वर्क देता है और वो वर्क क्या है, 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित कर रहा है। यानी कि वो एक कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई एरिया है, दे रहा है और कह रहा है 25 टाइल्स उसने उसको दे दिया। अब ये कह रहा है कि उसको आप कैसे व्यवस्थित करोगे। देखो, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारा एरिया है, कोई रूम है। सबसे पहले अगर इसमें कुछ टाइल्स लगाना है, सबसे पहला काम होना चाहिए हमें इसकी एरिया पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कहां कहां पर एरिया है। तो देखो सभी में एरिया है, तो बिल्कुल सही है, अब हमको ऑप्शन से नहीं मिलेगा। दूसरा हमारा कि जो है आयतन। देखो अब यहां पर समझने की कोशिश करना, अगर रूम में टाइल्स लग रही है ना तो आयतन, हमें वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी ऑप्शन में अब हमको वॉल्यूम दिखेगा ना, हम उसको काट देंगे। देखो पहले में वॉल्यूम दिख रहा है, हम इसको काट देंगे आयतन। ठीक है, आयतन की जरूरत हमको थर्ड ऑप्शन में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में भी आयतन दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जहां पर आयतन नहीं दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बहुत सही है। और लेकिन आप लोग आंसर तो सही करो, लेकिन लाइक बटन पे प्रेस नहीं करो। सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। लाइक आपके कहीं पर काम नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर काम आएंगे, यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहुंचानी है। ठीक है, यानी कि फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनके संरक्षण, उनके कंजर्वेशन के विषय में बताना है आपको। ठीक है, अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, सबसे पहला ही ऑप्शन पढ़ के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा पियाजे का प्रस्ताव, अगर पियाजे के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। पहला है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी गई है। देखिए जो वेटेज है ना कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ वेट को हम पहले पढ़ते हैं वॉल्यूम के कंजर्वेशन से। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा था पियाजे ने और पहले ही ऑप्शन में ये चीज हमें दिखी हुई मिल गई है। और काफी लोगों को मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन पे कि काफी लोग ने इसका सही आंसर दिया है। तो पहला आंसर ही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन को पढ़ करके हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो पहला हमें मिल गया, तो पहला ही हमारा यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आज कुछ अलग तरीके से आपको लग रहा होगा कि मैं पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, दूर दूर लिखे हुए थे, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में नहीं बन पाए थे, इसलिए इसको पेज वाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। नाइन्थ हमारा क्वेश्चन है कि वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो क्या है। सिंपल सा कह रहा है कि वॉन हेले किस पर ज्यादा जोर देते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने अगर वॉन हेले की थ्योरी पढ़ी होगी, सिंपल सा यहां पर है, वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे ज्यादा जोर देते हैं। एक ही ऑप्शन लिखा हुआ ज्योमेट्रिक चिंतन, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो बैटरी है वो लो हो गई है, और बैटरी अगर लो हो गई है तो अभी लाइव सेशन यहीं पर रुक जाएगा, तो ये चीज मैं नहीं चाहता हूं। थोड़ा सा इसको और जूम कर दें। 10th हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, ये चीज यहां पर आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रयत्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। अब देखो, अब यहां पर हमको पहले ऑप्शन में कंठस्थ करना दिखा, जहां जहां कंठस्थ करना, जहां जहां रटनाफिकेशन, जहां वहां रटने की बात आएगी उसको हम तुरंत काट देंगे। तो पहले ऑप्शन में कंठस्थ करने की बात है, इसको काट दो। दूसरे ऑप्शन में कंठस्थ करने की बात यहां पर लिखा हुआ रट लेना, तो इसको भी हम कट कर देंगे। सी ऑप्शन है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरोध पर, यहां पर नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखो कंठस्थ करने की बात लिखी गई है, इसको भी कट कर देंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो हमारा तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी करने की कोशिश करना एग्जाम में, जहां पर भी नेगेटिव पॉइंट आपको दिख जाए, तुरंत पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको कट कर देना, वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन है कि दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.006 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सबसे उचित है। देखो
आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया होगा। देखो ग्राफ पेपर जो होता है ना कुछ इस तरीके से शेप में होता है और इस तरीके से उसमें बीच में लाइनिंगें होती हैं, ठीक है। अब यहां पर 1 और यहां पर मान लो 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में ना बहुत ज्यादा खाने होते हैं, उनको हम पॉइंट में गिनते हैं, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो इन सभी को अगर समझाने की बात की जाएगी ना तो ये जो शिक्षण अधिगम है ये ग्राफ पेपर का शिक्षण अधिगम कहलाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो आप लोग छोटे से जब आपने अगर किसी ने भी ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया होगा ना, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं ना आप अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। एक एक खाने के बीच में ना कई कई पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, आप वो वैल्यू कितनी भी मान सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सॉरी 12 नहीं 13 है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखो एक बार फिर से यहां पर नहीं पूछा है, अब हमको थोड़ा ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो पहला ऑप्शन है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी गई है, एक ही चीज को हम कई तरीके से हम समझा सकते हैं, ठीक है, तो यह चीज तो बिल्कुल सही है। दूसरा है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। बच्चे को अगर गड्ढे में डालना है, उसको ये करना है कि वो बच्चा जीवन में कुछ आगे ना कर पाए ना, तो उसको समय का बाउंडेशन दे दो। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि मैंने बच्चा, आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे मैंने आपको क्विज कोई दिया, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ गया, मैंने कह दिया इसको आपको 30 सेकंड में हल करना है। अब वो क्वेश्चन जितने देर में चलेगा उतने जितनी देर में आप सोच पाओगे उतने देर में तो टाइम निकल जाएगा। तो अगर समय की बाउंडेशन आ जाए, किसी बच्चे को कह दिया जाए कि इस क्वेश्चन को आपको 2 मिनट में करना ही करना है, इन एनी हाउ करना ही करना है, अब भले वो क्वेश्चन कितना ही लेंदी हो, ठीक है, तो समय की जो बाउंडेशन है ना वो बच्चे को कहीं ना कहीं पीछे ले जाती है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शोला योजना नहीं है। यहां पर नहीं पूछा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहला है ऐसे कार्यों को अभिकल्पना की जाए कि यथवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जाए। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। मैथ्स ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि उसको रटा जाए, तो आप उसको डिफरेंस बचाओगे बच्चों को कि समझने में कैसे क्या किया जाए। रटना नहीं चाहिए, समझने और रटने में डिफरेंस जरूर बताना चाहिए गणित जैसे सब्जेक्ट में। दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। बिल्कुल सही बात है, उनको क्यों उन्होंने गलती की उस पर हमको जो विचार करना चाहिए। दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्रभाव हो सकते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम कई अलग तरीके से लगाते हैं, आंसर जो है सही आते हैं और वो प्रोसेस भी सही होता है और आंसर भी सही होता है। तो ये भी हमारा सही हुआ। फोर्थ ऑप्शन हमारा मुख्यतः समूह संचालित करने का कार्यों का प्रयोग किया जाए। देखो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे ईवीएस हो गया जहां पर ग्रुप डिस्कशन जैसी कोई चीज हो सकती है, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स को जो है क्या लगाने की कोशिश करते हैं, अकेले बैठ करके लगाने की कोशिश करते हैं, ग्रुप का उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो हर बच्चे की अलग मेंटेलिटी होती है मैथ सब्जेक्ट में। यहां पर मेनली लिखा है यानी कि मुख्यता की बात की जा रही है, जो कि ये अल्टरनेट वे होना चाहिए। तो चौथा ये हमारा गलत हो जाएगा, यहां पर नहीं पूछा है, तो फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन की आज सीरीज मैंने आप सभी को करा दी, संपूर्ण पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ आपको समझा दिया है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।